गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं बात करने जा रहा हूं नेपाल की। बात करना चाहिए हर किसी को नेपाल की। जब से नेपाल में नई सरकार बनी है तब से नए नए सुधार, नए नए बदलाव देखने को नेपाल में मिल रहे हैं। मैं 5 बड़े बदलाव की बात करूंगा। जो नेपाल एक छोटा सा देश जो इतने बड़े बदलाव किए, अगर उन्हीं को देखकर अन्य देश भी अगर बदलाव करें तो मैं श्योर हूं कि उस देश की स्थिति सही हो जाएगी। चर्चा करते हैं नेपाल के 5 बड़े बदलाव पर। पहला बदलाव है आपका शिक्षा सुधार और अनिवार्य सरकारी स्कूल। आपने देखा, जैसे ही नेपाल की नई सरकार बनी उसने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। जितने भी स्कूल थे उन स्कूलों पे सबसे पहले आदेश दिया कि भाई जो आपके विदेशी नाम है, बाहरी नाम है, जैसे ऑक्सफोर्ड, सेंट जेवियर्स, इस टाइप के जो नाम है उनको पहली बात आप हटा दीजिए, नाम को चेंज करिए। साथ में अनिवार्य सरकारी स्कूल। वहां की सरकार ने यह आदेश लागू किया कि जितने भी नेपाल के अरबपति हो, अमीर व्यक्ति हैं, चाहे वो मंत्री हो या सरकार हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये नहीं कोई विदेश चला गया, कोई फॉरेन पढ़ रहा है, कोई लंदन पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सबके बच्चे क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और ये बहुत अच्छी सुधार है। अगर इस सुधार को हम इंडिया में लागू करते हैं तो क्या फायदा होगा? जो सरकारी स्कूल, चाहे प्राइमरी, मिडिल या इंटर कॉलेज हो, जो रेंग रहे हैं उनमें रफ्तार मिलेगी। क्योंकि जो मंत्री हैं, जो सरकार है भारत के, उनके लड़के अगर इन स्कूलों में पढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वहां की व्यवस्था आपकी सही हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी मंत्री हैं या बड़े नेता हैं, आप देखेंगे कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, तो कोई कैलिफोर्निया पढ़ रहा है। भाई जो अरबपति है, जो अमीर है, उनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, तो सुधार कहाँ होगा? क्या आप लोग चाहते हैं कि यह भारत में अनिवार्य सरकारी स्कूल का नियम लागू हो? मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़े। दूसरा सुधार है नेपाल का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। जैसे ही नई सरकार नेपाल में बनती है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री देउबा करके हैं, उनको और उनकी पत्नी को तुरंत अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है। हमारे क्या होता है, जनता आपस में लड़ती है और नेता जो होते हैं वो क्या कहा जाता है, चोर चोर मसोरे भाई। आप कभी देखे हैं ऐसा होता है? कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में है, अगला मुख्यमंत्री क्या करेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं। जो छोटे नेता है उनको जेल में भेजा जाएगा। तीसरा है आपका रियल टाइम सरकारी पोर्टल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है रियल टाइम सरकारी पोर्टल? हमारे यहाँ आप देखेंगे एक आरटीआई आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में ये आरटीआई लागू हुआ था और इसके तहत इंडिया में हम क्या देखते हैं, आरटीआई के तहत कोई भी सरकारी कार्य है हम उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ये पुल बना, ये सड़क बना, ये बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग बने, इसमें कितना पैसा पास हुआ, कितना पैसा लगा, क्या क्या लगा। लेकिन ये आपको कुछ दिन बाद मिलेगा। लेकिन जो नेपाल ने जारी किया है रियल टाइम सरकारी पोर्टल, इस पोर्टल के तहत आपको तुरंत काम हो रहा है, आपको तुरंत इंटरनेट पर आप डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ये काम हो रहा है, इतना पैसा लगा, ये इतने का माल आया, ये सारी चीजें रियल लोकेशन आपको देगा। जो रियल टाइम आपका ये वर्क बताएगा कि ये वर्क हो रहा है, क्या क्या लगा। तो ये मैं तो कहूंगा आरटीआई से तो ये अच्छा है। चौथा, वीआईपी कल्चर खत्म। इंडिया में भी अगर देखेंगे वीआईपी कल्चर में सुधार हुआ है, लेकिन उतना नहीं। जैसे कि लाल बत्तियां नेताओं की गाड़ी पर से, जो मंत्री होते हैं उनकी गाड़ियों पर से लाल बत्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी भारत में बहुत सुधार की जरूरत है। नेपाल ने क्या किया, कोई भी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी गाड़ी वीआईपी कल्चर में नहीं आएगी। अब ये नहीं किसी मंत्री की गाड़ी जा रही है तो आप क्या करें, उसको रोक दे, नहीं। जनता को, पब्लिक को नहीं परेशान करना। जैसे हमारे यहाँ होता है, गोरखपुर से कोई गुजर रहा है, भाई मंत्री जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, जनता परेशान। धूप हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, धूप में जनता क्या बाइक पर बैठी है, खड़ी है, और नेताजी एसी में बैठ के जा रहे हैं। तो ये भी खत्म होना चाहिए इंडिया में।
5वां है मंत्रालय की संख्या में कटौती। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना बड़ा मंत्रालय रहेगा, यानी कि मंत्रालय मतलब प्रधानमंत्री के अंतर्गत जितने कैबिनेट मंत्री में जो मंत्रियों की संख्या है या विधानमंडल में जो मंत्रियों की संख्या है, वो जितनी कम रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई मंत्री है, उनके कुछ स्पेशल अथॉरिटी मिल जाते हैं, स्पेशल अधिकार मिल जाते हैं, और स्पेशल अधिकार मिलने से क्या होता है, उनके साथ गनर चाहिए, उनके साथ बॉडीगार्ड चाहिए, साथ में उनके लिए टेलीफोन की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था, तमाम तरह के अलायंस जो भत्ते हैं वो बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मंत्रालय की संख्या कम होनी चाहिए। जितना कम मंत्रालय उतनी ही जो सरकारी खर्चा है वो कम हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर इस तरह जो नेपाल के प्रधानमंत्री है बालेन साहब बिना बॉडीगार्ड के घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो होना चाहिए भाई, आप अगर नेता है, ईमानदार है, तो आपको किस बात का डर। तो मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा, कुछ ऐसी चीजें लागू करिए। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, थोड़ी मोड़ी नहीं। अगर कोई एक अफसर है, छोटा अफसर, चाहे कांस्टेबल हो चाहे दरोगा हो, अगर वो ईमानदारी दिखाए तो ईमानदार नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उससे जो बड़े अफसर है वो बेईमान है, और वो उनको जबरदस्ती टार्चर करेंगे कि भाई नहीं, तुमको ये बेईमानी करना है। तो भ्रष्टाचार खत्म करना थोड़ा चुनौती है, लेकिन शुरुआत तो हम कर सकते हैं ना। सरकार को शुरुआत करनी चाहिए, और खासकर मोदी जी को तो अब स्टार्ट कर देना चाहिए। भाई 75 साल के हो गए, अब कितना जिएंगे। हो सकता है अगली बार कोई और प्रधानमंत्री बने, तो कम से कम भारत सरकार को चाहिए जाते जाते कुछ अच्छे काम करिए। मोदी जी कुछ अच्छे रूल रेगुलेशन लागू करिए, वीआईपी कल्चर से लेकर ये जो सरकारी स्कूल कंपलसरी है, ये सब चीजें लागू करिए। कम से कम लोग याद करें, जैसे अटल बिहारी को याद करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं। अब राम मंदिर बनाने से कोई नहीं याद करेगा। कुछ ऐसा काम करिए कि जनता के दिल में जगह बनाइए। थैंक यू।